नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर AK और हम लोग देख रहे हैं कौटिल्य IAS। और कौटिल्य IAS में जो करंट अफेयर्स का सेशन है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 9 से 12 जून की करंट अफेयर्स चल रही है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग आपको जैसे कि यहाँ पर इमेज दिखाई जा रही है, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। ब्रिस्बेन को 2032 खेलों की ओलंपिक मेज़बानी का अवसर मिल रहा है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, आपको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रिस्बेन 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। ब्रिस्बेन की नाम की पुष्टि के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों द्वारा 21 जुलाई 2021 को टोक्यो में 138वां सत्र होना IOC का। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। वहाँ पर इसके लिए मतदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर इसके लिए मतदान होगा। 138वें IOC टोक्यो में इसके लिए मतदान की बात की जा रही है कि ब्रिस्बेन वहाँ पर बनेगा। अब इसके लिए कुछ कुछ मुख्य विशेषताएं हमें जाननी होंगी कि वो क्या है। कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा टोक्यो में मतदान किया जा रहा है, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि IOC अध्यक्ष ने कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद ये पुष्टि की कि ब्रिस्बेन को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन से पहले 21 जुलाई की बैठक में 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार दिया जा रहा है। तो कहाँ पर पुष्टि की जा रही है आपको याद रखना है, टोक्यो में। ठीक है, कौन सा सत्र है 138। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि IOC ने ही इसे पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर इसे नामित किया था। यह ऑस्ट्रेलिया का इम्पोर्टेंट शहर है। तो 2032 में, तो जनवरी 2021 में ये स्पष्ट हो गया था कि 2032 की तैयारियों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक इम्पोर्टेंट शहर है। आपको याद रखना है एक कमीशन था, उसका नाम था फ्यूचर कमीशन। ठीक है, तो फ्यूचर होस्ट कमीशन आपको याद रखना है। फ्यूचर होस्ट कमीशन की सिफारिशों के आधार पर, फ्यूचर होस्ट कमीशन की सिफारिश थी किसको, कि ब्रिस्बेन को 2032 के खेलों की ओलंपिक मेजबानी का अवसर दिया जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसमें। अब जो फ्यूचर होस्ट कमीशन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये ग्रीष्मकालीन भी होते हैं और शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं। ठीक है, तो एक एक उन्होंने एक नया एक दृष्टिकोण अपनाया। एक ग्रीष्मकालीन होता है और एक ये शीतकालीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि संबंधित ओलंपिक समितियों के साथ ये जो कमीशन होता है वो बात करता है, ओलंपिक और युवा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के बारे में स्थानों को खोज करता है। ये इसका इम्पोर्टेंट काम है। तो ब्रिस्बेन एक ऐसा शहर है जो 2032 के लिए सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करता है। तो 2032 का ओलंपिक कहाँ पर होगा, ब्रिस्बेन में। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि UN अध्यक्ष, हमने आपको पिछली बार बताया था कि UN अध्यक्ष के तौर पे हम लोगों ने मालदीव को वोट किया था, याद होगा। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव पे थे, हमने उनके लिए वोट किया था, जो मालदीव पे विदेश मंत्री थे और वो अब UN के अध्यक्ष बने हैं 2021-22 के लिए। हम लोगों ने बात की थी 2021-22 के लिए उनको UN अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अब UN अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपना काम शुरू किया है, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपना एक भारतीय एक हैं राजदूत, भारतीय एम्बेसडर हैं नागराज नायडू, इनको उन्होंने अपना सलाहकार या वरिष्ठ अधिकारी बनाया है। ठीक है, तो अब 1 साल तक नागराज नायडू अब्दुल्ला शाहिद के सहायक के तौर पर कामकाज देखेंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इनका वोट, भारत का वोट मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को गया था। हमने आपसे वहां पर बात की थी कि हमारे अफगानिस्तान के साथ भी संबंध थे और मालदीव के साथ भी, दोनों ही लोग खड़े हुए थे इस पद के लिए, लेकिन हमने चूंकि अब्दुल्ला शाहिद से पहले ही प्रॉमिस किया हुआ था इसलिए हमारा वोट मालदीव को गया था। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किस सत्र के लिए चुने गए, तो आपको याद रखना है
76वां सत्र, 76 सेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर अब्दुल्ला शाहिद ने यूएन में भारत के एक उपस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नागराज नायडू को अपना सेफडी कैबिनेट नियुक्त किया है। तो वहां पर एक वर्ड होता है सेफडी कैबिनेट, सहायक के तौर पर जो काम करता है उसको बोलते हैं वहां पर सेफ डी कैबिनेट। ठीक है, तो सेफ डी कैबिनेट इन्होंने इनको नियुक्त किया है, ये वाला सा होता है, सेफ डी कैबिनेट के तौर पर नियुक्त किया है। तो 1 साल तक ये वहां की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करेंगे। ये क्या करेंगे, वहां की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ये लीडरशिप प्रदान करेंगे या फिर उनको ये नेतृत्व देंगे। अब ये सेफ डी कैबिनेट क्या होता है, कभी इसके बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। वैसे तो ये कि फ्रेंच वर्ड है, जो सेफ डी कैबिनेट है ये एक फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच वर्ड होने की वजह से ये कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको, सेफ डी कैबिनेट। ये इसका संबंध किसी कुक वगैरह से नहीं है, ठीक है, इसका संबंध ब्यूरोक्रेसी से है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अब ये इसका अर्थ होता है, सेफ डी कैबिनेट का मतलब होता है मुख्य सहायक, या अपन बोलते हैं निजी सचिव। इसका हिंदी मतलब होता है निजी सचिव या मुख्य सहायक। ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है संयुक्त राष्ट्र में, और यूएन में नौकरशाही सेफ डी कैबिनेट के कंट्रोल में होती है। तो सेफ डी कैबिनेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन यूएन। तो वहां पर किसको नियुक्त किया जा रहा है, भारतीय राजदूत नागराज नायडू को। आपको इंपॉर्टेंट रखना है, सेफ डी कैबिनेट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो सबसे अपर या हायर की लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट होता है उसको कहते हैं। अब संगठन के शीर्ष पद पर बैठने वाले शख्स का जो निजी सचिव होता है वो क्या कहलाता है, सेफ डी कैबिनेट। तो आपको याद रखना है सेफ डी कैबिनेट। अब यहां पर जो नायडू थे, नागराज नायडू, जब वोटिंग हो रही थी नायडू को, तो उनको 2 लोग यहां पर खड़े हुए थे। एक तरफ नायडू खड़े हुए थे और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से रसूल खड़े हुए थे। ठीक है, तो नायडू को मिले 143 वोट, 143 वोट, 143 वोट, और रसूल को मिले 48 वोट। तो ये 143 वोटों के साथ ये विनर थे। ठीक है, और पूछे महासभा के अध्यक्ष कौन है, महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बोलकर जोर्ज केर हैं। ठीक है, 1 साल के लिए कामकाज देखेंगे। यूएनएससी में भारत का 2 साल का अस्थायी कार्यकाल भी है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का 2 साल का अस्थायी कार्यकाल भी शुरू हो रहा है। 8वीं बार ऐसा मौका है। तो क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से आपको देखना होगा कि ये 8वीं बार ऐसा मौका है कि जब भारत को 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी में चुना गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चुना गया है। तो सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 8वां मौका है जब भारत को सुरक्षा परिषद में रखा गया है। ठीक है, तो 8th टाइम भारत में, और ये कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का अस्थायी कार्यकाल होता है, अस्थायी कार्यकाल होता है। सिर्फ यूनाइटेड नेशन के 5 सदस्य ऐसे हैं जिनको स्थायी कार्यकाल दिया गया है। ठीक है, अभी भारत अपनी स्थायी सदस्यता के लिए विश्व के कई बड़े बड़े देशों के साथ बैठक कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन में भारत को भी स्थायी सदस्यता दी जाए। तो वहां पर भी स्थायी सदस्यता की बात चल रही है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश, तो कानूनी मान्यता अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर पहला देश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में छप के आने वाला है।
ठीक है। बिटकॉइन क्या होता है? ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। इसके लिए कानूनी फ्रेमवर्क को लेकर पहले ही काफी चर्चा चल रही थी। तो अब अल सल्वाडोर क्या हो गया? पहला आधिकारिक देश है जहां पर अब बिटकॉइन में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब लेन देन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बिटकॉइन को लेके भारत सरकार की नीति स्पष्ट है पहले से ही कि भारत सरकार ने उसको ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड नहीं किया है। अभी तक किसी भी देश ने अपनी वैध करेंसी इसको घोषित नहीं किया था, लेकिन अब अल सल्वाडोर ऐसा देश है जिसने, अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका में पड़ता, भी हम आपको मैप में दिखाएंगे। ठीक है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले, नायब बुकेले ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में बात की है। राष्ट्रपति ट्वीट कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और उन्होंने उसको आधिकारिक मान्यता दी है। ये है आपका अल सल्वाडोर, जो कि मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। ये जो रेड कलर से दिख रहा है, मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देश है अल सल्वाडोर। ठीक है। अगर इसके मैप को हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो ये देखिए, अल सल्वाडोर की हम लोग बात कर रहे हैं। ये रहा। ठीक है। यहाँ पर है अल सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर क्या कर रहा है इस समय? बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला देश बन गया। ये रहा। एक तरफ ग्वाटेमाला है, दूसरी तरफ होंडुरस है। ठीक है। पैसिफिक ओशियन से इसकी बाउंड्री लगती है, कोस्टल लाइन लगती है। तो आपको ये भी याद रखना है, पैसिफिक ओशियन से इसकी बाउंड्री लगती है। एक तरफ इसकी सीमा होंडुरस से मिलती है और दूसरी तरफ इसकी सीमा ग्वाटेमाला से मिलती है। मध्य अमेरिका में स्थित एक देश अल सल्वाडोर। इसकी राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? सैन सल्वाडोर। तो ये आपको याद रखना है। अभी बिटकॉइन को लीगल करेंसी बनाने का कानून वहां पर 90 दिन में लागू होगा। 90 डेज में ये यहाँ पर कानून बन जाएगा इसके लिए, बिटकॉइन को करेंसी के रूप में लागू करने के लिए। तो अभी फिलहाल वहां पर 90 डेज लगने वाले हैं और 90 डेज के बाद वहां पर वो करेंसी बन जाएगी। तो 5 जून 2021 को कहा था और राष्ट्रपति वुकेलो ने 7 जून को घोषणा कर दिया था कि अब इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगेगा इस पे? अब इस पे कैपिटल गेन टैक्स ये लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अब कोई व्यक्ति बाहर रह के काम कर रहा है तो वहां पर अब घर पर पैसे भेजना आसान हो जाएगा। घर पर पैसा भेजना आसान। अब कोई चाहे तो बिटकॉइन के रूप में भी पैसा भेज सकता है। ठीक है। इससे उन्होंने बोला कि वहां पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, निवेश भी बढ़ेगा। ठीक है। टूरिज्म भी बढ़ेगा, या मतलब पर्यटन में भी काफी उछाल आएगा। इनोवेशन या नवाचार, इसकी भी वृद्धि होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है। अगर बात की जाए बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। एक वर्चुअल करेंसी है जो दिखाई नहीं देती, जिसको आप हाथ में लेके नोट की तरह या सिक्कों के रूप में नहीं चल सकते। तो क्या है कि ये वर्चुअल का मतलब होता है ये आभासी मुद्रा है। ये कैसी मुद्रा है? ये आभासी करेंसी है, दिखाई नहीं देती। ठीक है। बाकी जो करेंसी होती है जैसे रुपीज है, डॉलर है, ठीक है, उसी प्रकार की करेंसी है, बस ये डिजिटल फॉर्म में होती है। आभासी करेंसी है और ये कैसी है? ये डिजिटल फॉर्म में मिलती है। ठीक है। बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ना तो हम इसे पैसों की तरह छू सकते हैं, ना इसको कैरी करके चल सकते हैं।
ठीक है, पर्स में नहीं रख सकते। इसको स्टोर कैसे करेंगे, इसको ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं, लेकिन ऐसा माना था कि सतोशी नाकामोटो एक व्यक्ति था जिसने 2009 में बिटकॉइन को जारी किया था। तब से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है कि डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इस पे किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी बैंक या अथॉरिटी या सरकार इस पे कंट्रोल नहीं रख सकती। ठीक है, बैंक अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी कभी तक इसका कोई भी मालिक नहीं पता लगा है। जैसे कि हमने बात की कि नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन सतोशी नाकामोटो कौन है ये भी अभी तक कोई नहीं जानता। बिटकॉइन का यूज हम लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर सकते हैं। फिलहाल ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करने के लिए कर सकते हैं। ये एक पी टू पी नेटवर्क बेस पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पी टू पी का मतलब हो गया नो नीड ऑफ बैंक, किसी बैंक की आवश्यकता नहीं है, किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है, किसी कंपनी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इसमें डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन सबसे तेज माना जाता है। अब बहुत तेजी से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं। कई सारे ऑनलाइन डेवलपर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ग्लोबल पेमेंट के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिटकॉइन एक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है करेंसी। अब बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, हम वहाँ पर तब पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे द्वारा किया गया ट्रांजेक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, और हमें एक बुक मिलती है, हम उसमें वो चढ़वाते रहते हैं, जो पासबुक कही जाती है। ठीक है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि किसने कितना पैसा कहाँ पर और किसे दिया। लेकिन बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है, तो उसके साथ किए गए ट्रांजेक्शन का एक पब्लिक लेजर या एक खाते में रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, जो बिटकॉइन या जो लेजर खाता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मैं आपको क्लास में पहले भी बता चुका हूँ ऑफलाइन में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। चलिए किसी दिन हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक ऑनलाइन वीडियो भी जारी करेंगे। बिटकॉइन को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की नीड होती है। अगर आपके पास बिटकॉइन वॉलेट नहीं है तो आप इसे नहीं रख पाएंगे। मतलब ऑटोमेटिकली आपका वॉलेट बन जाता है वहां पर, जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है, जैसे एयरटेल मनी का वॉलेट होता है ना, या जैसे फोन पे का वॉलेट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बिटकॉइन का वॉलेट होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट होता है, मोबाइल में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट होगा इसका वर्जन, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट भी होगा। ठीक है, इनमें से किसी एक वॉलेट का इस्तेमाल कर हमें इसमें अकाउंट बनाना होता है, तब जाके हमें क्या करना पड़ता है, इसके अकाउंट का एक्सेस मिलता है। अब ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में एक यूनिक आईडी भी देता है। अगर हमारे पास ये यूनिक आईडी नहीं होगी, यूनिक आईडी मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से बिटकॉइन से कुछ पैसे कमाए और उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी की मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। तो यूनिक आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले में आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिटकॉइन वॉलेट के जरिए आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिटकॉइन को कमाते कैसे हैं या कैसे मिलता है, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। बिटकॉइन को हम कई तरीकों से कमा सकते हैं। 3 तरीके बहुत फेमस हैं बिटकॉइन को कमाने के लिए। कि हम पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन खरीद लीजिए। कितने में भी खरीद सकते हैं आप, 100 रुपए में भी खरीद सकते हैं और लाखों रुपए में भी खरीद सकते हैं। बिटकॉइन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं सतोशी। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सतोशी।
सतोशी इक्वल टू पैसा। जैसे रुपए की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। ऐसा ही बिटकॉइन क्या है, सतोशी, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो अब एक बिटकॉइन में, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। उसी प्रकार से एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। 10 CR सतोशी होते हैं, मतलब 10 करोड़ सतोशी होते हैं। आप चाहें तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सतोशी को खरीद कर धीरे धीरे एक या उससे ज़्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएंगे तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा, तब आप उसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है कि आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हो और खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो आप उससे पैसे के बदले में बिटकॉइन ले लें। ऐसे में आप सामान भी दे देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा और बिटकॉइन वॉलेट में वो स्टोर भी हो जाएगा। जो तीसरा तरीका है उसको बोलते हैं, ये सबसे कठिन तरीका है, बिटकॉइन माइनिंग। इसके लिए आपको हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर चाहिए, कह सकते हो आप सुपर कंप्यूटर होने चाहिए। ठीक है, तब हम इनकी माइनिंग कर सकते हैं, मतलब पहेली सुलझा सकते हैं, ब्लॉक से इनकी माइनिंग कर सकते हैं और वहां पर तब जाके आपको वो बिटकॉइन मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, करेंसी को एक छापने की एक सीमा होती, लिमिट होती, बस आप इतने नोट एक साल में छाप सकते हैं। ये तय कौन करता है, RBI तय करता है कि हमें कितने नोट छापने हैं। तो ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं। 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकता। तो लिमिट कितनी है, टोटल बिटकॉइन कितना है, जो टोटल बिटकॉइन है वो कितना है, वो है 21 मिलियन। 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते। ठीक है, अब मार्केट में करीबन 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं और नए बिटकॉइन जो हैं, जो अब माइनिंग के जरिए आएंगे, तो आपको अब कितने बचे हैं, 13 आ चुके हैं, तो अभी 8 मिलियन और बचे हैं। ठीक है, तो मतलब इसकी लिमिट है करेंसी की, तो जब इसकी मांग बढ़ेगी तो ये महंगी हो जाएगी। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन फ्री क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। ट्रांजेक्शन फ़ी बहुत कम है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं, कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है कि आप उसमें कन्वर्ट कराना, उस करेंसी में कन्वर्ट कराना है। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, ये बहुत सिक्योर है। ठीक है, जैसे कि हमारे बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को बैंक ब्लॉक कर देती है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर ये ब्लॉक नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको इस पर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये काफ़ी चलन में देखा गया ऐसा कि फ़ायदा होता है। और बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी नहीं है। इसकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी नहीं है जो आपके ऊपर नज़र नहीं रखती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये इसका एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के कई सारे नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसमें कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है काफ़ी रिस्की हो। अगर कभी आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आप इसके सारे बिटकॉइन खो देंगे और इसे कभी वापस नहीं पा पाएंगे और इसमें आपकी कोई मदद भी नहीं करेगा। जैसे अगर नॉर्मल अकाउंट में क्या होता है, सरकार आपकी मदद करती है, बैंक आपका मदद करता है, वहाँ पर ये काम नहीं हो पाएगा। तो बिटकॉइन इस्तेमाल करने के ये कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, अब आप कहाँ से बिटकॉइन खरीद सकते हैं, ऐसी वो कौन सी वेबसाइट वगैरह हैं जहाँ से हम बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, खरीद बिक्री के लिए 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट बता रहा हूँ, एक है यूनो कॉइन और दूसरा है जेप पे। इन दोनों पर जाके आप इसके रुपए, इसकी कीमत कितनी है उसकी जानकारी ले सकते हैं, इसकी कॉस्ट पता कर सकते हैं और यहाँ पर इसको बाई कर सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। तो यूनिकॉइन और जेप पे ऐसी 2 वेबसाइट हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये जानकारी करंट अफेयर्स की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए और भी करंट अफेयर्स का लुत्फ उठाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।